हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज विज्ञान के खंड में केमिस्ट्री का एक टॉपिक है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है तमाम वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अभी मंडी निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है और उस मंडी निरीक्षक के एग्जाम में सामान्य ज्ञान के खंड में से 35 अंक के 35 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस जीएस में क्या क्या आता है? हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है जिसे हम संविधान बोलते हैं, इकोनॉमिक्स आता है, भूगोल आता है और पांचवा जो है वो साइंस है। ये विज्ञान है। 35 मार्क्स के हैं, 5 खंडों में विभाजित है जिसमें से पांचवा विज्ञान है। तो साइंस से भी 5 से 7 प्रश्न आने की संभावना है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो साइंस अच्छे से करते चलिए। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एवं सॉल्ट। चलिए देखिएगा। अब देखिए एसिड क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एसिड है क्या या अम्ल क्या है। तो ये प्रारंभिक डेफिनेशन में आता है, परिभाषा में आता है कि वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे हो। अब ये आपके एग्जाम में बने ना बने, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेकंड नंबर का पॉइंट लिखा है कि जो एसिड है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। एक फॉर्मूला याद रखिए, बार बार ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आके रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ब्लू लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में बदल जाएगा यदि उसको एसिड में डुबा दें। सो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देगा एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एसिड को पानी में डाल दें तो ये क्या करता है, H प्लस आयन, हाइड्रोजन का, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लस मतलब पॉजिटिव धनात्मक आयन देता है पानी में। ये याद रख लेना बस। एसिड को पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन ये मुक्त करेगा। कौन? एसिड। एसिड मतलब अम्ल। और एक चीज और बता दूं, जो क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, यहीं पर नोट कर लेना, क्षारक जो होते हैं उनको पानी में डालने पर OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ये पानी में मुक्त करते हैं। मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से एसिड को पानी में डालने पर कौन सा आयन मुक्त होता है? तो H पॉजिटिव आयन। ये याद रखना। अब आगे देखना, कुछ प्रबल क्षार के यहां पर दिए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है और HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो है HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन एसिड का नाम याद रखना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत खतरनाक होते हैं। और दुर्बल अम्ल जो हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है। ठीक है, तो ये सब हम खाने पीने में यूज करेंगे। इसी प्रकार बेस भी है, क्षारक जिसे हम बोलेंगे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जैसे एसिड क्या करता था, ब्लू को लाल में बदलता था, तो जो बेस है वो लाल को ब्लू में बदल देगा। ये जली विलियन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, अभी बताया मैंने। कुछ प्रबल क्षारक के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो खंड पढ़ रहे हैं ना, इस खंड से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं बताऊंगा कौन से आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट पूरा देखिए, अब वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए।
अब हम लोग कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। भी इंडिकेटर्स से प्रश्न एग्जाम में आता है। इंडिकेटर्स ये सूचक बोलेंगे। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? जो बताएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है, उसको इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल भरा हुआ है, कोई केमिकल इसमें इस प्रकार भरा हुआ है। अब मुझे बताना है कि ये टेस्ट ट्यूब में एसिड भरा है कि बेस भरा है, तो ये हम तो बता नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो बताएगा गंध के माध्यम से, रंग के माध्यम से कि वो अम्ल है या क्षार है। तो कुछ इंडिकेटर्स मैं यहाँ पर लिस्ट किया हूँ, ये एग्जाम में आपके आने की संभावना है। जैसे प्राकृतिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और गंधी सूचक जो गंध देगा। ये दोनों क्या करते हैं? कलर चेंज करके बताएंगे। ये ऊपर के ये दो है ना, ये जनरली कलर चेंज करेंगे। जैसे लिटमस, ये प्राकृतिक है। लिटमस दो प्रकार के हैं, एक लाल लिटमस होता है और एक नीला लिटमस होता है, दो रंगों में होता है। और मैंने अभी बताया आपको एसिड के लिए BAR। ब्लू लिटमस जो है एसिड में डालने पर वो रेड हो जाता है। तो ये सब क्या है? सूचक हैं। तो उसी प्रकार से लिटमस के बारे में हमने अभी देखा। लाल पत्ता गोभी का रस भी है, हल्दी भी है। अब देखते हैं कि करके इसको देखना है। अब देखो, लिटमस का तो देख लिया, लाल पत्ता गोभी का रस देखना। जो लाल पत्ता गोभी का रस है ये अम्ल में लाल रहता है। जैसे ही लाल पत्ता गोभी के रस को अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको क्षार में या बेस में डालें तो उसका रंग हरा हो जाता है। तो लिखना चालू करो इसको लिखना चालू करो। हल्दी, हल्दी का नेचुरल रंग, प्राकृतिक कलर, प्राकृतिक जो रंग है वो कैसा रहता है? पीला रंग। जैसे ही वो एसिड के साथ आता है कांटेक्ट में, या उस हल्दी को एसिड में डाल देते हैं, तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसको क्षार में डालोगे तो हल्दी का रंग पीला से लाल में बदल जाएगा। अब अपने को पता कैसे चलेगा? मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी तो आपको याद ही रखना है। देखिए ये दो टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई केमिकल ए भरा हुआ है और इसमें कोई केमिकल बी भरा हुआ है। अब मुझे पता करना था कि कौन एसिड है कौन बेस है। अब मैंने जैसे ही इसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल दिया तो इसका रंग नहीं बदला, रंग नहीं बदला। तो नहीं बदला, कोई बदलाव नहीं आया, तो इसमें क्या भरा होगा? अम्ल भरा होगा। मतलब इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड होगा। और जैसे इसमें हल्दी पाउडर डाला, इसका रंग बदल कर क्या हो गया? लाल हो गया। हल्दी का रंग बदल कर लाल हो गया, तो हम कहेंगे इसमें क्या होगा? कोई बेस होगा। समझ गए आप? बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरा याद रखना है। अब देखो आ जाओ, फिनोप्थलीन एक याद रखना। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्या है? एक कृत्रिम सूचक है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो फिनोप्थलीन जो है वो एसिड के साथ रंगहीन हो जाता है और बेस के साथ गुलाबी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो याद रखना, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिड में लाल हो जाता है और बेस के साथ ये अपना रंग बदल के पीला कर लेता है। उसी प्रकार कुछ गंधी सूचक भी है जो स्मेल देते हैं, खुशबू देते हैं, बदबू देते हैं। तो ये 1 2 3 ये गंधी सूचक में याद रखना। प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। तो प्याज का रस का जो है एसिड के साथ अपना गंध चेंज नहीं करता, वो तीक्ष्ण गंध होता है, तो तीक्ष्ण गंध एसिड के साथ देगा। लेकिन जैसे बेस आता है तो अपना गंध गायब कर जाता है, मतलब उसमें कोई गंध नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना। प्याज का रस एसिड में अपना गंध वही देगा जो देता है तीक्ष्ण गंध, लेकिन जैसे ही उसको बेस में डालेंगे प्याज के रस को तो उसका गंध गायब हो जाएगा। अब उस प्याज से गंध आना बंद कर देगा। सेम वेनिला में भी गंध एसिड में सेम रहेगा, बेस के साथ उसका गंध गायब हो जाएगा। लौंग का तेल भी समान गंध रहेगा एसिड में, और जैसे ही बेस में डालोगे तो कोई गंध नहीं आएगा। तो ये जो तीनों इंडिकेटर हैं गंधी सूचक वाले, प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, ये एसिड में तो अपना गंध अपना पुराना वाला ही, मतलब जो ओरिजिनल गंध है उनका वही आते रहेगा। लेकिन जैसे ही बेस के साथ डालोगे तो अपना जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, वो अब आना बंद हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काम का चीज है, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण में। जैसे एसिड और मेटल, धातु मतलब मेटल, एसिड का मेटल से अगर रिएक्शन कराए, मेटल मतलब धातु, तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेटल किसे कहेंगे।
तो ध्यान से देखना, मैं इसका मेटल का एक डेफिनेशन बता रहा हूं जो कि एग्जाम में एमसीक्यू में प्रश्न बना हुआ है। मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। फिर से बोलूंगा, मेटल वो है या धातु वो है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो मेटल है। तो नॉन मेटल या अधातु कौन है? नॉन मेटल या फिर अधातु कौन है? तो वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो है नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब मेरे पास एक पदार्थ है ए। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा, ए जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ए जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो सबके सामने चार ऑप्शन हो गए, ए बी सी डी। ए ये क्या है? मेटल है। बी में रहेगा नॉन मेटल है, सी में सेमी मेटल है, और डी में नन रहेगा। तो आप अपनी ध्यान से देखिए, क्या कंडीशन बताया मैंने। ए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो डेफिनेटली वो नॉन मेटल होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो फिर से मैं आ जाता हूं अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से बताऊंगा। एसिड को मेटल से रिएक्ट कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा जिसे हम लवण बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। सेम क्षार का भी, मतलब बेस का भी मेटल से रिएक्शन कराएं तो यहां पर भी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब यहां पर एक पॉइंट आप नोट करना, वो एक पॉइंट वो है कि ये सारे एसिड सारे मेटल से, मतलब ये रिएक्शन है ना, कुछ ही मेटल के साथ या कुछ ही एसिड के साथ संभावित है, होता है। सिमिलरली कुछ ही बेस या कुछ ही मेटल ये रिएक्शन करते हैं, मतलब सारे एसिड या सारे मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। कुछ एक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो ही ये रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, सो इतना कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ यही याद रखिए कि कुछ मेटल और कुछ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज और है, ये पॉप टेस्ट। जो पॉपकॉर्न बनता है तो पॉप आवाज आता है, तो हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को जब जलाते हैं तो ये भी पॉप साउंड देता है। कैसा साउंड देता है? पॉप साउंड। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है कि कौन सा गैस जलने पर पॉप साउंड देता है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो याद रख लेना, हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड देता है। ठीक, सिमिलरली ये तो हाइड्रोजन गैस का बात की है मैंने, एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी प्रश्न बनता है, हाइड्रोजन गैस जलने पे पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ये लाइम वाटर को, लाइम वाटर मतलब चूना पानी, चूना पानी, लाइम वाटर को दूधिया कर देता है, मिल्की कर देता है। इसके बाद में बताऊंगा रिएक्शन कैसा हो रहा है, लाइम वाटर को कैसे मिल्की कर दिया, मिल्की मतलब दूधिया कलर कर दिया, दूध जैसा कलर कर दिया। लाइम वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे उसमें CO2 डाला जाता है तो वो लाइम वाटर को, चूना पानी को मिल्की कर देता है। ठीक, ये दो याद रखना, दो गैस के बारे में। एक हाइड्रोजन गैस का हो गया जो जलेगा तो पॉप साउंड देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। आगे देखते हैं, ये रहा चूने पानी का टेस्ट यहाँ पर लिखा है वैसे। अब एक चीज बता दूं, एसिड, अम्ल और क्षार ये आपस में मिल जाए तो क्या बनाएंगे? अम्ल और क्षार को आपस में मिला दे तो क्या बनेगा? तो अम्ल और क्षार को आपस में मिलने से मिलेगा सॉल्ट और पानी, सॉल्ट और पानी। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एसिड और बेस में HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला दिया तो इससे बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जो वो नमक है जिसको हम खाते हैं, और पानी। अच्छा, एक एग्जाम में प्रश्न आता है ब्राइन क्या है? ब्राइन, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हो, ब्राइन क्या है? तो ब्राइन जो है वो NaCl का, मतलब वो नमक जो हम खाते हैं सोडियम क्लोराइड, इस NaCl का जली सॉल्यूशन है।
एक्वा सॉल्यूशन, AQ, जली सॉल्यूशन, मतलब नमक को पानी में मिला दो, और थोड़ा बहुत नमक नहीं, बहुत सारा नमक, मतलब नमक जो NaCl है वो उसकी मात्रा ज्यादा होगा पानी में, तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ब्राइन, BRINE, ब्राइन। और आगे देख लें, जैसे मैंने अभी बताया था, जो एसिड है वो जल की उपस्थिति में क्या करेगा? H+ आयन उत्पन्न करता है, तो इसको याद रखना। उसी प्रकार मैंने बताया था कि जो क्षारक है, बेस है, वो जल की उपस्थिति में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और आगे बनेगा भी, आपके बनने की चांसेस है, इसे याद रखना। अब एक चीज देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, सॉल्वेबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस पानी में घुल जाएगा, जो बेस पानी में घुल जाएगा, अब उस बेस का नाम होता है अल्कली। हिंदी में क्या कहेंगे देख लेते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। हिंदी में बोला गया है, जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उन क्षारक को बोलते हैं क्षार। इंग्लिश में, जो बेस पानी में सॉल्वेबल है उन बेस को बोलते हैं अल्कलीज। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको लिख लो आप, अल्कलीज। अल्कलीज, जो बेस पानी में घुलनशील है उनको बोलते हैं अल्कलीज। ये एग्जाम में आता है। सारे बेस जो है पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन जो बेस पानी में घुल गया उसके बोलेंगे अल्कलीज या क्षार। आगे देखें, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अगर मेरे पास जल है या अम्ल है, जैसे अम्ल है, तो दो तरह के एसिड होंगे, एक होता है सांद्र अम्ल, सांद्र, और एक होता है तनु अम्ल। मैं हिंदी में बताने वाला हूं, इंग्लिश में बताने वाला हूं। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड एसिड, और तनु का मतलब होता है डाइल्यूट एसिड। सांद्र अम्ल का मतलब है इसमें एसिड का मात्रा ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है, और तनु का एसिड का मतलब है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी ज्यादा और एसिड कम, तो वो तनु। तो जो स्कूलों के लैब में एसिड होता है जिसमें बच्चे काम करते हैं, वो डाइल्यूट होता है, तनु। तनु एसिड होने के पीछे रीजन क्या है? उसमें एसिड का जो मात्रा है वो कम होता है और पानी ज्यादा, मतलब अगर एसिड 5% है तो 95% पानी होगा, ताकि बच्चे इसके साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उनके हाथ वगैरह में गिर गया तो उनको ज्यादा जल वल ना जाए, नुकसान ना हो, कुछ भी नुकसान ना हो, इसलिए तनु डाइल्यूटेड एसिड का उपयोग लेबोरेटरी में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि एसिड को मुझे एसिड तो सांद्र होगा, अब उसे मुझे तनु करना है, सांद्र एसिड को तनु करना है, तो एसिड में पानी डाल दूं या पानी में एसिड डालूं? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखना क्या होता क्या है। कौन सा रिएक्शन हम करेंगे? जल में पानी डालेंगे, सॉरी, अम्ल में जल डालेंगे या जल में अम्ल डालेंगे? ये ए वाला या बी वाला? तो ये ए वाला हम नहीं करते, अम्ल में जल नहीं डालते बल्कि जल में अम्ल डालते हैं। और अब आप बोलोगे कि दोनों तो सेम ही चीज है, अम्ल में जल डालो या जल में अम्ल डालो, हो तो डाइल्यूशन रहा है। नहीं, होता क्या है मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे ही अगर अम्ल में आप जल डालोगे तो एसिड और पानी ये मिल के बनाएगा या मिल के हो जाएगा डाइल्यूट, लेकिन ये साथ में हीट रिलीज करता है, हीट, ताप बढ़ा देता है। इस जो पात्र है इसका ताप बढ़ा देगा, और यहां एसिड ज्यादा है और जल कम है, तो ताप इतना ज्यादा होगा कि जो कांच का पात्र है वो टूट जाएगा। अब जल में, ये जल है, जल ठंडा होता है, अब जल में एसिड डालेंगे, थोड़ा एसिड डाला, फिर उसको चम्मच से घोल दिया, फिर एसिड डाला, फिर चम्मच से उसको मिला लिया। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो हीट इवॉल्व होगा, जो हीट बनेगा, तापमान जो बढ़ेगा, वो जल उसको अवशोषित कर लेगा, तो इससे ये कांच का बर्तन नहीं टूटेगा। ठीक है, सो याद रखना, यहां से एक लिख लो फैक्ट कि जल में एसिड मिलाया जाता है, जल में बूंद बूंद करके, जल में बूंद बूंद करके
एसिड को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद आगे देखते हैं पीएच स्केल। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना तो हमेशा रहती है। पीएच स्केल, पीएच स्केल में ये H का मतलब होता है हाइड्रोजन और P का मतलब होता है पावर। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब आपको एक चीज बता दूं, इसको सोरेनसन ने डिस्कवर किया था। सोरेनसन, इस पीएच स्केल को किसने बनाया था? सोरेनसन। एग्जाम में प्रश्न बनता है पीएच स्केल को किसने बनाया? सोरेनसन, याद रख लेना। अब पीएच जो है ना, उसमें जीरो, एक स्केल है जिसमें 0, 1 ऐसे करते करते 7, फिर ऐसा करते करते 14 अंक तक लिखा होता है। मतलब टोटल 15 अंक होंगे 0 से 14 तक। इसमें अगर पीएच 7 आ रहा है किसी सॉल्यूशन का तो उसको बोलेंगे उदासीन। ना ही वो एसिड है ना ही बेस है, लेकिन 7 से कम होना चालू होगा। 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो उसको बोलेंगे एसिड, अम्ल, अम्लीय विलयन या सॉल्यूशन। और जिनका वैल्यू, जिस विलयन का वैल्यू मान 7 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो उसको बोलेंगे क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। तो इसको नोट कर लेना बस, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज बता दूं, यदि पीएच का मान 7 आ रहा है तो उदासीन, 7 से कम, 7 से कम तो वो एसिड हो जाएगा। 7 से ज्यादा, पीएच का मान 7 से ज्यादा, तो वो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्षारीय विलयन होगा। ठीक, अब जिसका पीएच वैल्यू 0, 1 के आसपास है वो खतरनाक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी प्रकार जिसका पीएच 13, 14 है वो खतरनाक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। बस ये याद रख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब इसके यहां से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, इसका साधारण नाम क्या है। ये दो तरह के प्रश्न यहां पर बनते हैं, तो मैं बताते चल रहा हूं। इसका केमिकल नाम है NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा हुआ है हिंदी में यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नाम है कॉस्टिक सोडा। लिखते चलना आप, इंग्लिश में लिखिए कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ये एग्जाम में बनता है कि कॉस्टिक सोडा निम्न में से किसका कॉमन नेम है। उसी प्रकार और भी लिखते चलिए, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनियम, 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 इसका फॉर्मूला होता है NH4। ये सब फॉर्मूला बनेगा, याद करते चलो। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये एग्जाम में कई बार बना हुआ है, लिखते चलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम है। उसी प्रकार बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, खाने के सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये खाने के सोडे का फॉर्मूला है, खाने का सोडा, केमिकल नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर उसी प्रकार धोने का सोडा आता है, उसका फॉर्मूला है Na CO3.10 टाइम्स ऑफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है? धोने के सोडा का, वॉशिंग सोडा।
कभी कभी ये 10H2O नहीं दिया रहता, ऐसे दिया रहता है Na2CO3। ये ऑप्शन में अगर ना हो तो आपको ये लगाना है। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, जो ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये वाला, Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स ऑफ H2O। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो Na2CO3 को लगाना। ठीक है, यहां पर भी 2 आएगा, वैसे यहां पर भी 2 आएगा, Na2CO3 यहां पर भी 2 आएगा। ठीक, अगर यहाँ 10H2O ना हो, डॉट 10H2O ना हो तो आपको यही ऑप्शन में लगाना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो आपको ये लगाना है। ठीक है, याद रख लेना ये। और अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaCO4। देखना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। जब हाफ H2O होगा, 1/2, आधा H2O होगा पानी का, तो उसे बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर CaSO4 डॉट 2 टाइम्स ऑफ H2O है तो इसको बोलते हैं जिप्सम, इसे बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। 393 केल्विन में इसको गर्म करते हैं। ठीक, इसको याद रख लेना, ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने आज के वीडियो में उसको कवर कराया है। अगर अब कुछ छोटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे अम्ल क्षार और बेस, अम्ल क्षार और जो लवण है वो टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो भी पॉइंट छोटा होगा मैं उसको बताऊंगा। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना।